हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी वाईश्री आपका एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता है। जैसा कि आपको मालूम है बेटा, हमने लास्ट वीडियो के अंदर अशोक के बारे में पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ा था, अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत हमने पहले शिलालेख के अंदर भी पढ़ा, दूसरे शिलालेख के अंतर्गत कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि सर ने मात्र राज्यों का ही उल्लेख किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। तो मैं बता देता हूँ, सेकंड द्वितीय शिलालेख के अंदर चिकित्सा के बारे में भी अशोक बात करता है। तो अशोक कहता है कि पशु हो या मनुष्य हो, दोनों को ही चिकित्सा उपलब्ध होनी चाहिए और मानव कल्याण के लिए कुएं खुदवाना, अन्य कार्यों के बारे में भी अशोक बताता है। इस चीज का भी ध्यान रखना अगर आपको लगता है कि सर ने आपको नहीं बताया है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बेटा लेके चलेंगे, उस टॉपिक का नाम है अशोक के लघु शिलालेख। और लघु शिलालेखों के बाद में अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ेंगे और अन्य लेखों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लघु शिलालेखों के बारे में बात कर रहे हैं। तो लघु शिलालेखों के अंतर्गत उन शिलालेखों के बारे में हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण रूप से हमसे पूछे जाते रहते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और बार बार उनसे संबंधित हमारे पास में क्वेश्चन भी आते हैं जिनको हमको सॉल्व भी करना होता है। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में बात चल रही है, जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अशोक के लघु शिलालेख अधिकांश साम्राज्य के दक्षिण तथा मध्य भाग में स्थित है। ये शिलालेख के रूप में अशोक ने गति क्रिया, नीति शास्त्र के व्यवहारिक संहिता, बोध भिक्षुओं के प्रति एक आदेश दिया, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत और जीवन के इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, दक्षिण में मिलेंगे या मध्य भारत के अंदर मिलेंगे, नीतिगत है, लोगों को जीवन के बारे में बोध भिक्षुओं को आदेश दिया है, उनको बताया है कि आपको किस तरीके से कार्य करना है, उसके बारे में हमको पता चलता है इन लघु शिलालेखों के माध्यम से। जैसा कि बेटा आपको मैंने कल 14 शिलालेखों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है लघु शिलालेख, और ये आपको शायद लिख लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। सेकंड 14 शिलालेखों के अंदर सेकंड के अंदर हमने जो पढ़ा था वो चिकित्सा के बारे में पढ़ा था कि वह कहता है कि मनुष्य हो या पशु हो, दोनों को ही चिकित्सा की आवश्यकता है, जिसके बारे में अशोक चर्चा करता है। शायद कल मेरे से मैं लास्ट वीडियो में रह गया हो, लेकिन मैं इसको आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ। थोड़ा सा लघु शिलालेखों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लघु शिलालेखों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ विषय में हम देखते हुए चले। पहली चीज, लघु शिलालेखों में मास्की रायचूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। गुजरा दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भाभरू जयपुर राजस्थान, सासाराम बिहार, सिद्धपुर भिलंगी कर्नाटक, ऐरोली कर्नूल आंध्र प्रदेश। मुख्यतः इन लघु शिलालेखों के बारे में पूछा जाता रहता है, जिनके बारे में हमको जानना अति आवश्यक है। तो ये अशोक के वो महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है जिनके बारे में वह पूछता रहता है, एग्जाम से हमसे पूछा जाता रहता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो स्तंभ लेख के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, लघु शिलालेख के अंदर मास्की रायचूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गुजरा दतिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। भाभरू जयपुर राजस्थान, सासाराम बिहार, सिद्धपुर भिलंगी कर्नाटक, ऐरोली कर्नूल आंध्र प्रदेश, यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं अशोक के स्तंभ लेख। देखिए, स्तंभ लेखों की संख्या सामान्यतः अगर देखी जाए तो 7 बताई जाती है। कितनी होती है? 7 है स्तंभ लेखों की संख्या। क्या बताई गई है? 7 होती है। ठीक है, और सामान्यतः कितनी बताई गई है? 7 संख्या बताई गई है। तो 6
6 अन्य स्थानों को प्राप्त हुए। कितने? 7 है, जो 6 अन्य स्थानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितनी संख्या बताई गई है स्तंभ लेख की? 7 बताई गई है, जो 6 अन्य स्थानों से यह प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो अकबर ने कौशाम्बी स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद किले के अंदर स्थापित करवाया था। अकबर ने कौशाम्बी स्थित कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद में स्थापित करवाया। अकबर ने कौशाम्बी स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को, कौन सी स्तंभ लेख को बेटा? प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद में क्या किया था? स्थापित करवाया था। दूसरा है दिल्ली टोपरा और तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली टोपरा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह, तो मैं इसको दिल्ली मेरठ कर लेंगे। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। ठीक है, तीसरा है आपका रामपुरवा लोरिया अल्लाह रामपुरवा लोरिया अल्लाह तथा लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख तथा लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में, ठीक है बेटा। स्तंभ लेखों की संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है बेटा? 7 बताई गई है। इन 7 में से ये 4 स्तंभ लेख अन्य स्थानों को प्राप्त हुए। इनमें से हम इन कुछ प्रमुख स्तंभ लेखों के बारे में पढ़ रहे हैं। अकबर कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को कहां लेके आए? स्थापित करवाया अकबर के द्वारा
इलाहाबाद के अंदर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, कंपटीशन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अकबर का कौशाम्बी स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद में स्थापित कराया। दूसरा, दिल्ली चोपड़ा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा है रामपुरवा लोरिया आगरा तथा लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है। तो बालकों, हमको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा स्तंभ लेख कहां पर स्थापित है। तो ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो हमसे पूछ सकता है कि प्रयाग स्तंभ लेख यानी इलाहाबाद में जो स्थापित करवाया गया है, कौशाम्बी, अकबर ने कौशाम्बी स्थित कहां पर स्थित था? कौशाम्बी स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को कहां पर स्थापित करवाया था? इलाहाबाद में। दिल्ली चोपड़ा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने कहां स्थापित करवाया? दिल्ली में। रामपुरवा लोरिया अगराज तथा लोरिया नंदगढ़ लेख को कहां पर? बिहार में, बिहार के चंपारण में स्थित करवाया। तो बेटा हमको इनके बारे में विशेष तौर से हमको ध्यान रखना है, जिनके अंतर्गत इन स्तंभ लेखों के बारे में बताया गया है, क्योंकि हम कभी कभार इन चीजों के बारे में भूल जाते हैं, जिसका नुकसान हम लोगों को काफी उठाना पड़ता है। तो बेटा अब जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्तंभ लेख के अंदर पढ़ रहे हैं, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, और जो 6 अन्य स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अकबर ने कौशाम्बी स्थित कौशाम्बी में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को कहां? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। कहां करवाया? इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली चोपड़ा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक कहां लाया? दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कहां लाया गया? तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा लोरिया आगरा तथा लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख को बिहार के कहां पर है? चंपारण, बिहार के चंपारण में है, स्थित है। तो ठीक है, इन चीजों के बारे में हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। बाई चांस हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए और हम इनके उत्तर नहीं निकाल पाए, तो ये क्या होता है कि हमको फिर उसको नुकसान होता है हमको मार्क्स के अंदर। तो ऐसी स्थिति में हमको इन टॉपिकों के माध्यम से हम काफी क्लियर कर सकते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बाय सूर्यकांत सर, तो आप इन टॉपिकों के माध्यम से ढंग से इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो मेरी आशा है कि आपको यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं अब आगे लघु स्तंभ लेख को लेकर चलता हूँ। लघु स्तंभ लेख, अब देखिए लघु स्तंभ लेख जो है उनके अनुसार अगर बात की जाए, लघु स्तंभ लेख में अशोक ने राजकीय घोषणाओं का उल्लेख करता है। एक घोषणा करता है, राजकीय घोषणाएं। इसलिए हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। राजकीय जो घोषणाएं उनके बारे में हमको लघु स्तंभ लेख के अंदर हमको जानकारी प्राप्त होती है। सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, नुमंदेई, निगलिका, इलाहाबाद से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, ठीक है, सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, नुमंदेई, निगलेवा, तथा इलाहाबाद से
देखिए इलाहाबाद को आज जो वर्तमान नाम है प्रयागराज है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, रोमनदेव, निकलेवा इलाहाबाद से लघु स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को क्या कहा जाता है? रानी का लेख भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रोमनदेव स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान में कर को 1/8 किए जाने का उल्लेख है। रोमनदेव स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान में कर को 1/8 में कर को 1/8 किए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है बेटा। लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, रोमनदेव, निगलेवा तथा इलाहाबाद से सारनाथ, कौशाम्बी, सांची, रोमनदेव, निगलेवा तथा इलाहाबाद से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। रोमनदेव स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान में कर 1/8 किए जाने का भी उल्लेख मिलता है कि अशोक के द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान कहाँ था? रोमनदेव लेख में बुद्ध के जो जन्म स्थान था उसमें कर का 1/8 किए जाने का भी हमको क्या प्राप्त होता है? उल्लेख प्राप्त होता है। ये क्या है? लघु स्तंभ लेख हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। मुझे आशा है कि लघु स्तंभ लेख आपके समझ में आ रहे होंगे और जहां तक है इनका आप फायदा भी उठा रहे होंगे। तो इनको आप तरीके से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, जो आपके लिए लाभदायक हो सके। इसके बाद में हमारा आता है अशोक के विभिन्न नाम एवं उपाधि। अशोक के विभिन्न नाम एवं उपाधियों के बारे में देखने जा रहे हैं। अब देखिए अशोक जो नाम हमको प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है? अशोक का नाम व्यक्तिगत रूप से उल्लेख जो किया है मास्की में किया है। व्यक्तिगत रूप से उल्लेख जो प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है? मास्की, गुजरा, उसके बाद गुजरा, नैतूर एवं गुजरा, नैतूर, एवं उड़े कोलम अभिलेख में
कांका का व्यक्तिगत रूप से उल्लेख जो मिल रहा है मास्की, गुजरा, नेतु, उड़े गोलम अभिलेख में प्राप्त होता है। देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय राजकीय उपाधि है। बेटा देवानाम प्रिय क्या है? राजकीय उपाधि है, अशोक के द्वारा जो ग्रहण की गई है। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम है। आधिकारिक नाम है प्रियदर्शी। उसके बाद मगध का राजा भागलू अभिलेख में मगध का राजा शब्द का उल्लेख किया गया है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक वर्धन पुराणों में ठीक है, ये मैंने आपको पुराणों में उल्लेख ठीक है। ये अशोक के उपाधि हैं और नाम है जिनका उल्लेख अशोक ने अपने अभिलेखों में किया है। इसके अंतर्गत देखिए विभिन्न नाम एवं उपाधि। अशोक व्यक्तिगत रूप से उल्लेख जो प्राप्त होता है मास्की, गुजरा, नेतु, उड़ेगोलम अभिलेख में प्राप्त होता है। देवानाम प्रिय अशोक ने बोला देवानाम प्रिय प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय कौन है? अशोक है, ये इसकी राजकीय उपाधि है। प्रियदर्शी प्रिय मुख वाला, प्रिय दिखने वाला, वो कौन है? मुखावृत्ति वाला अशोक है, जो उसका आधिकारिक नाम है। मगध का राजा भागलू अभिलेख के अंतर्गत अशोक का नाम मगध के राजा के रूप में प्राप्त होता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत अशोक मौर्य प्राप्त होता है। अशोक वर्धन पुराणों के अंदर अशोक वर्धन नाम हमको प्राप्त होता है। तो ये वो नाम है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अशोक के विभिन्न नाम तथा उपाधियों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने किन नामों का एवं किन उपाधियों का उपयोग किया, जिसके बारे में हमको विभिन्न रूप से इन चीजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए बेटा, इस चीज के बारे में आपको विशेष रूप से आपको देखना है और अशोक के नाम पूछ सकता है देवानाम प्रिय किस अभिलेख के अंतर्गत हमको प्राप्त होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए देवानाम प्रिय का उपयोग उसने राजकीय उपाधि के रूप में किया है। ठीक है, अशोक का व्यक्तिगत रूप से उल्लेख मास्की, गुजरा तथा नेतु, उड़ेगोलम अभिलेख में मिलता है। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम है। मगध का राजा भागलू अभिलेख में मिलता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अशोक वर्धन पुराणों के अंदर नाम प्राप्त होता है। का नाम प्राप्त होता है? पुराणों के अंदर नाम प्राप्त होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक अशोक और बौद्ध धर्म। क्या था बेटा? अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक और बौद्ध धर्म, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
प्रारंभ में माना जाता है कि अशोक ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शिव की पूजा करता था, शिव मतावलंबी था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में, कलिंग युद्ध कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध का नाम आते ही आपको पता हो जाना चाहिए युद्ध कब हुआ है? 261 ईसा पूर्व में। अब बेटा कलिंग का जो युद्ध हुआ है, कलिंग कहाँ पड़ता है? कलिंग उड़ीसा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ध्यान रखना है आपको, कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग के युद्ध के बाद में, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक का मन दैवित हो गया। मन इतना दैवित हो गया कि वहां की यथास्थिति जब देखी उसने कि 1.5 लाख लोग मारे गए हैं, 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, काफी लोग, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति को देखकर अशोक का मन क्या हो गया? दैवित हो गया। और मन जब दैवित हो गया तो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उपगुप्त नाम, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु का नाम प्राप्त होता है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति को अशोक के द्वारा क्या कर लिया गया? अपना लिया गया। कौन सी नीति को? युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष की नीति को अपना लिया गया। अब अशोक मानव के कल्याण के लिए प्रेरित हो गया और मानव के कल्याण के लिए बात करने लगा। ठीक है, यहाँ तक। अब भावलू शिलालेख में अशोक बौद्ध संघ और धर्म में विश्वास को व्यक्त किया गया है। अब देखिए भावलू शिलालेख की बात आती है। कौन से शिलालेख की? भावलू शिलालेख। भावलू शिलालेख के अंदर जो बात की गई है वो किस पर बात की गई है? धर्म पर बात की गई है, संघ पर बात की गई है और धर्म पर विश्वास व्यक्त किया गया है। यानी कि धर्म, संघ और धर्म तीनों के बारे में चर्चा की गई है। किसके अंदर की गई है? भावलू शिलालेख के अंतर्गत तीनों के बारे में चर्चा की गई है। धर्म के बारे में बात की गई है, संघ के बारे में बात की गई है, धर्म के बारे में बात की गई है। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। अशोक का सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत धर्म था या फिर उसका राजधर्म था, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से हमको भावलू शिलालेख में धम्म संघ और धर्म के रक्षक के रूप में उसको बात की गई है, उसके बारे में बताया गया है। अशोक का धर्म दीर्घ निकाय के राहुलाबाद सूत्र से प्रभावित है। यानी कि अशोक का जो धर्म है, धर्म क्या है? मानव का कल्याण करना, सभी का कल्याण करना, बड़ों का आदर करना, सभी लोगों के प्रति, मानव के प्रति प्रेम रखना, ये क्या अशोक का धर्म है। तो अशोक का धर्म किससे आता है? दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय कौन सी पुस्तक है? बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म की दीर्घ निकाय पुस्तक के राहुला सूत्र, राहुलो दीर्घ निकाय पुस्तक की दीर्घ निकाय के राहुलोबाद सूत्र से प्रभावित है। इससे प्रभावित है? राहुलोबाद सूत्र से प्रभावित है। कौन सी पुस्तक का? दीर्घ निकाय, जो बौद्ध धर्म की पुस्तक है उससे यह प्रभावित है। उसके पश्चात में ये अगर देखा जाए तो हम सामान्यतः कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका ये राजकीय धर्म था, कुछ निजी बताते हैं, कुछ धर्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही है। अगर देखा जाए वो धर्म, अशोक का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, वस्तुतः मानव की उन्नति, मानव को मार्ग को प्रस्तुत करना है, मानव की उन्नति करना है, मानव को अच्छे मार्ग पर लेके आना है, अशोक का धर्म है। अपासिन में बहु कयाने दया दान, तो ये क्या है? अशोक का धर्म है। धर्म की परिभाषा, धर्म की जो परिभाषा धर्म के बारे में हमको जो मिलता है वो स्पष्ट आता है। अपासिन में बहु कयाने, यानी कि सभी के बारे में सोचना, मानव के कल्याण के बारे में बात करनी है। तो ये किसके अंतर्गत पता पड़ती है? अशोक के धर्म के बारे में प्राप्त होती है। अशोक ने लेखों में धर्म कहा है, ठीक है, मानव की उन्नति। उसने धर्म के 2 पहलू बताए। पहले के अंतर्गत वे निर्देश देता है जिनका पालन किया जाना चाहिए, दूसरे के अंदर निषेधात्मक निर्देश है जिनका परित्याग करना चाहिए। दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धर्म की स्पष्ट व्याख्या की है। कौन कौन से की है? दूसरी व 7वें स्तंभ लेख में
दूसरे व सातवें स्तंभ लेख के अंतर्गत, दूसरा और सातवां जो स्तंभ लेख है इसके अंतर्गत अशोक ने धम्म की जो परिभाषा है उसको स्पष्ट तौर से उसका वर्णन किया, उसके बारे में बताया है। ध्यान रखिए ना, कौन कौन सी बताया है? दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में धम्म का अर्थ मैंने आपको बता दिया, मानव कल्याण का कार्य करना। और धम्म को अगर देखा जाए उसमें कहा कि दो चीजें हैं, एक तो आपको धम्म के अनुसार मानव का कल्याण करना, दूसरी चीजें निषेधात्मक है जिनका आपको पालन नहीं करना है। तो जिनका पालन करना है और जिस रास्ते पर हमको चलना है और मानव की उन्नति हो सके, तो ऐसे मार्ग को क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है, कि मानव का कल्याण किया जा सके। ठीक है, अशोक ने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष कहा गया लुम्बिनी गया। अब अशोक का राज्याभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहा गया है, राज्याभिषेक के अशोक 10वें वर्ष कहा गया, बोध गया है, 20वें वर्ष कहा गया है, लुम्बिनी गया है। ठीक है, ध्यान रखना रहेगा आपको इन चीजों का, ये चीजें पूछी जाने वाली है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहा गया है, बोध गया है, 20वें वर्ष कहा गया है, लुम्बिनी गया है। दोनों की दोनों महात्मा बुद्ध से संबंधित है। आपको महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो ये 10वें वर्ष कहा गया है, बोध गया गया, 20वें वर्ष कहा गया है, लुम्बिनी की गया है। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से स्तंभ लेख के अंदर दूसरे व सातवें के अंदर किसके बारे में बताया गया? धम्म के बारे में बताया गया। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, तो हमारे लिए लाभदायक हो सके। तीसरे व सातवें स्तंभ लेख में युक्त रज्जु प्रादेशिक नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच में धम्म के प्रचार के लिए भेजता है। कौन कौन से? तीसरा और सातवां है, तीसरा और सातवां है। उसके अंदर वो युक्तक राज्य प्रादेशिक, ये जो अधिकारी हैं इनको कहां भेजता है? वो इन अधिकारियों को कहां भेजता है? जनता के बीच में भेजता है। कहां भेजता है? जनता के बीच में भेजता है। और जनता के बीच में भेजकर उनसे क्या कहता है कि आप जनता के बीच में जाइए, धम्म का प्रचार प्रसार कीजिए। उसके बारे में कौन कहता है? अशोक कहता है। ठीक है बेटा, इसके पश्चात में दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र में तटीय बौद्ध समिति का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मोगीपुत्र तिस के द्वारा की गई। दीपवंश और महावंश के अनुसार दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार तटीय बौद्ध समिति, कौन सी थी? तटीय बौद्ध समिति समिति का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ बेटा? पाटलिपुत्र में हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मोगीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष ने। टाइमिंग किसका रहा है? अशोक का रहा है, ध्यान रखिएगा। दीपवंश और महावंश के अनुसार तटीय बौद्ध समिति कहां हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। अध्यक्ष कौन है? मोगीपुत्र तिस्स है। ठीक है, शासनकाल किसका है? अशोक का, यानी कि अशोक के शासनकाल में तटीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे अगर बात की जाए तो अशोक ने शासन के 13वें वर्ष धम्म के प्रचार के लिए धम्म मातों की नियुक्ति करी और धम्म की रक्षा और धम्म की वृद्धि करी। यानी कि अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष, कौन से वर्ष? 13वें वर्ष। 13वें वर्ष में इसने क्या किया है? धम्म मात्र की क्या की है? नियुक्ति की है।
किसकी नियुक्ति की है? धम्म महामात्र की नियुक्ति की है। कौन से वर्ष की है? 13वें वर्ष में। किसके लिए की है? धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की है, महात्माओं की जो नियुक्ति की है, धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के अनुसार करवाया गया। ये कौन कहती है? अनुश्रुतियां कहती हैं, जिनके अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। शासनकाल के 14 वर्ष बाद कणुक मुनि यानी कि बौद्ध स्तूप को दुगना करवाया था। और शासनकाल के कितने वर्ष पश्चात? 14 वर्ष पश्चात कौन सा? कनक मुनि का जो बौद्ध स्तूप है, इसको क्या करवा दिया था? दुगना करवा दिया था। कनक मुनि का बौद्ध स्तूप को क्या कर दिया? दुगना करवा दिया। अब देखिए, बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने आजीविकों के लिए कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष्णु झोपड़ी गुफा का भी निर्माण करवाया। अब देखिए, बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने किसके लिए? आजीविकों के लिए। बराबर की जो पहाड़ियां थी, बराबर की पहाड़ियां किनके लिए? आजीविकों के लिए। आजीविक जो समुदाय थे उनके लिए। कर्ण, चौपाल, सुदामा, विष्णु की झोपड़ी गुफा का निर्माण करवाया। कर्ण, सुदामा, विष्णु की झोपड़ी गुफाओं का क्या करवाया इसने? निर्माण करवाया। कौन कौन सी? कर्ण, सुदामा, विष्णु की झोपड़ी, इन गुफाओं का इसके द्वारा क्या निर्माण करवाया गया। प्रादेशिक राज्यों युक्त आदि सभी अधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष राज्य के निरीक्षण के लिए जाते थे। पुराणों के अनुसार अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया? पुराणों के अनुसार अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 37 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्ष शासन किया बेटा? 37 वर्ष तक इसने क्या किया? शासन किया। और उसके पश्चात में कुणाल गद्दी पर बैठा, जिसे दिव्य वरदान में धर्म विवर्तन कहा गया। उसके पश्चात में कौन बैठा? कुणाल गद्दी पर बैठा। तो बेटा ये हमने किसके बारे में पढ़ा है? पुराणों में 37 वर्ष तक शासन किया है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? अशोक के बारे में पढ़ा। अब अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कौन को कहां पर भेजा था, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस किस को कहां पर भेजा था। धम्म प्रचार के रूप में अशोक ने किसको भेजा है? महेंद्र और देखिए इनके नाम और क्षेत्र। ठीक है, महेंद्र और संमित्रा, इन दोनों को कहां भेजा है? श्रीलंका भेजा है। कहां भेजा है? श्रीलंका भेजा है। ठीक है, उसके बाद धर्मरक्षक को कहां भेजा है? अपराध तक भेजा है। कहां भेजा है? अपराध तक भेजा है। यानी कि महेंद्र और संमित्रा को कहां भेजा है? लंका में भेजा है। श्रीलंका, जिसको सिंगल के नाम से भी जाना जाता था, श्रीलंका। धर्मरक्षक को कहां भेजा है? अपराध तक भेजा है, वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। मध्यम को हिमालय भेजा है।
उसके पश्चात महारक्षित यवनदेव, महारक्षित को कहां भेजा है? यवन देश भेजा है। उसके पश्चात रक्षित को कहां भेजा है? वनवासी। ठीक है। उसके पश्चात में महादेव सौम्य उत्तरा को स्वर्णमुनि, सोम और उत्तरा को कहा भेजा है? स्वर्ण मुनि भेजा है। अब देखिए धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहा भेजे? महेंद्र और संघमित्रा कहां गए? श्रीलंका गए धम्म का प्रचार करने, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। धनरक्षित को कहां भेजा है? अपरांत तक भेजा है। मज्जन को कहां भेजा है? हिमालय भेजा है। महारक्षित को यवन देश, रक्षित को कहां भेजा है? वनवासी भेजा है। रक्षित को कहां भेजा है? वनवासी भेजा है। ठीक है। सोम और उत्तरा को कहां भेजा है? स्वर्ण मुनि भेजा है। तो बेटा आज हमने जिनके बारे में पढ़ा था वो था अशोक के बारे में पढ़ा था, अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में पढ़ा, अशोक के स्तंभ लेख के बारे में पढ़ा हमने। अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के स्तंभ शिलालेख, युवा लेख इत्यादि के बारे में आज हमने पढ़ा। अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, अशोक के धम्म के बारे में पढ़ा, कौन कौन से स्तंभ लेख शिलालेख से पता चलता है। उसके बाद में हमने अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। ये बेटा हमने आज के वीडियो के अंदर ही टॉपिक पढ़ा है। आशा है आपके समझ में आया होगा। आप पढ़े इसके बाद सर तो आपके लिए लाभदायक भी होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मूल साम्राज्य के अंतर्गत मूल प्रशासन को लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।